नमस्कार, सत्ता में आप सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सबसे पहले सत्ता, सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां एक साथ। सत्ता में पहले आपको सस्पेंस और क्लाइमैक्स से भरपूर संसद वाली वीडियो गाइड दिखाएंगे। आज संसद में जो कुछ हुआ उसमें सत्ता के बहुत कलेश हैं, दिलचस्प ट्विस्ट हैं और स्पीकर के सामने विपक्ष की लंबी चौड़ी डिमांड लिस्ट है। आज सत्ता संभालते ही कैसे स्पीकर के एक्शन पर विपक्ष का पारा हाई हुआ, ये तो आपको देखना ही चाहिए। एक्सक्यूज मी। आज कांग्रेस सांसद नहीं बल्कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की भी बात करेंगे, जिन्हें नया पद और नया कद मिल गया है। इसका सबूत आज संसद में एक तस्वीर में देखने को मिला, जब राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी ने एक दूसरे से हैंडशेक किया। नेता विपक्ष होने के बाद राहुल गांधी को कैसे शक्तियों वाला बूस्टर डोज मिला है, यह तो आपको जरूर जानना चाहिए। फिर एक कुंजी हिजाब वाली चिंगारियों पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज 9 छात्राओं की याचिका खारिज कर दी, जिन्होंने कॉलेज में हिजाब पहनने की इजाजत मांगी थी। इस दौरान बॉम्बे हाईकोर्ट ने जो कुछ कहा है उसकी एक एक बात आज बहुत सारे एजेंडाधारियों को चुभने वाली है। एक बड़ी खबर केजरीवाल पर भी आई है, जिन्हें लेकर सीबीआई के वकील ने कोर्ट में बड़ा दावा किया है। सीबीआई के अनुसार केजरीवाल ने पूछताछ के दौरान शराब घोटाले का सारा दोष मनीष सिसोदिया पर डाला था। हालांकि केजरीवाल ने कहा है कि यह दावा बिल्कुल झूठ है। इस बीच सुनीता केजरीवाल ने कहा है कि पूरा तंत्र इस कोशिश में है कि केजरीवाल किसी भी तरह जेल से बाहर ना आ जाएं। आज पानी पानी अयोध्या से एक ग्राउंड रिपोर्ट और भी है। कैसे एक बारिश ने अयोध्या की धुलाई कर दी और सड़कों से घरों तक पानी घुस गया। इसमें रामपथ वाला इलाका भी शामिल है। इस पर अयोध्या के लोग क्या कह रहे हैं, ये सुनने की जरूरत है। एक नई मुसीबत पुतिन के लिए भी खड़ी हो गई है। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूटे अगले नेटो चीफ होंगे। वो अक्टूबर से सत्ता संभालेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि मार्क रूटे की छवि कट्टर रूस वाली है। और न्यूज मित्रों के लिए एक जरूरी नोटिफिकेशन भी है। अब आपको नेटफ्लिक्स यूट्यूब की तरह फ्री में देखने को मिल सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार जल्द कंपनी एक नया प्लान लॉन्च कर सकती है जो फ्री होगा, बस कंटेंट के बीच में यूट्यूब की तरह विज्ञापन आते रहेंगे। सत्ता में आज हम आपको सबसे पहले एक नए राहुल गांधी से मिलवाएंगे। अब तक आपने संसद में प्रधानमंत्री मोदी और सरकार के सामने अपनी बात को रखते हुए सांसद राहुल गांधी को कई बार देखा होगा, लेकिन अब आप संसद में राहुल गांधी की नई आवाज सुनेंगे, जिसमें पहले से ज्यादा वजन होगा। यह तस्वीर देखिए यह तस्वीर, और जो पहले से ज्यादा असरदार होगी, क्योंकि अब राहुल गांधी के नाम एक साथ एक नया पद जुड़ गया है, जिसने राजनीति में उनका कद बढ़ा दिया है। और यह पद है लोकसभा में नेता विपक्ष का। लेकिन इस जिम्मेदारी के साथ राहुल गांधी के पास कितनी शक्तियां आ गई हैं, इसका प्रमाण आज लोकसभा के अंदर से आई एक तस्वीर में है, जो आज सियासत से सोशल मीडिया तक ट्रेंड कर रही है। यह तस्वीर है प्रधानमंत्री मोदी और नेता विपक्ष राहुल गांधी के हाथ मिलाने की। यह देखिए जरा। संसद की परंपरा है कि सदन के नेता यानी प्रधानमंत्री और नेता विपक्ष लोकसभा अध्यक्ष बनने वाले सांसद को उनकी सीट से अध्यक्ष की कुर्सी तक ले जाते हैं। आज जब ओम बिरला को लोकसभा स्पीकर चुना गया, तो प्रधानमंत्री मोदी के साथ नेता विपक्ष की हैसियत से राहुल गांधी ने ओम बिरला का स्वागत किया। और इसी दौरान प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी ने एक दूसरे से हाथ भी मिलाया। तस्वीरें देखिए जरा, ये तस्वीरें हैं, ये देखिए जरा। एक एक तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ बोल रही है। ये देखिए। इसके बाद राहुल गांधी, प्रधानमंत्री मोदी और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को वेल से उनके आसन तक ले गए और वहां भी उन्हें बधाई दी। यानी इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि नेता विपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी संसद के कितने अहम किरदार बन गए हैं। वैसे आज राहुल गांधी का एक और वीडियो काफी चर्चा में है, और वो है संसद में उनकी एंट्री का। तस्वीर देखिए जरा। नेता प्रतिपक्ष की नई जिम्मेदारी मिलने के बाद राहुल गांधी आज नए लुक में भी नजर आए। शायद आपने नोट नहीं किया, फिर से देखिए। आज जब राहुल गांधी संसद में पहुंचे तो उन्होंने हमेशा की तरह व्हाइट टी शर्ट या ब्लैक पैंट नहीं, बल्कि सफेद रंग का कुर्ता पैजामा पहना था। जबकि कल जब वो संसद में शपथ लेने के लिए आए थे, तब भी उन्होंने वही व्हाइट टी शर्ट और ब्लैक पैंट पहनी थी। इसीलिए अब कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने
सिर्फ अपनी इमेज नहीं बदली है, इस बार संसद में बहुत कुछ बदलने वाला है। वैसे दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस को नेता विपक्ष का सत्ता सुख हासिल करने के लिए 10 वर्षों का लंबा इंतजार करना पड़ा और इसकी वजह है मजबूत विपक्ष। आपने पिछले कई वर्षों में प्रधानमंत्री को यह कहते हुए सुना होगा कि वो चाहते हैं देश में एक मजबूत विपक्ष हो, और इस बार जनता ने ही सरकार के सामने एक मजबूत संख्या बल वाला विपक्ष बैठा दिया है और इसी जनादेश की वजह से कांग्रेस को 10 वर्षों के बाद नेता विपक्ष का यह पद मिल गया है। दरअसल नियम के अनुसार से नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए विपक्ष के दल के पास लोकसभा की कुल संख्या का 10% 10% यानी 54 सांसदों की संख्या होना जरूरी है। वर्ष 2014 में यह मुमकिन नहीं हुआ क्योंकि उस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 44 सीटें ही मिल पाई। इसके बाद 2019 में कांग्रेस की सीटों की संख्या बढ़ी लेकिन सिर्फ 52 तक पहुंच पाई और 54 वाला नंबर गेम नहीं पार कर पाए। लेकिन इस बार वर्ष 2024 में कांग्रेस को 99 सीटें हासिल हुई हैं और सत्ता के इसी नंबर गेम की वजह से कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी को यह नेता विपक्ष वाली जिम्मेदारी सौंप दी गई है। 98 सीट्स करेक्ट करना चाहेंगे। अब कांग्रेस कह रही है कि मोदी सरकार के सामने राहुल गांधी नाम की एक दीवार आ गई है। तो बीजेपी कैसे इसका जवाब दे रही है, इस पर एक रील देखते हैं। कि भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही के खिलाफ, उनकी कदम कदम पर लोकतंत्र की मान्यताओं की हत्या करने के खिलाफ एक ऐसी आवाज गूंजेगी जो पूरा देश सुनेगा। इससे अच्छा और सुखद अवसर क्या हो, जो आज तक सीरियस बात ही कभी न किया। मुझे कुछ पता है, न देश की दिशा पता है, न देश का ज्योग्राफी पता है, न देश की समस्या पता है। एक ऐसा व्यक्ति जो इस नफरत भरे माहौल में देश की संविधान की किताब लेकर के खड़ा है। देश का जो संविधान है वो दरअसल आईना है। वो आईना लेकर के देश के हाकिम के सामने खड़ा है और बार बार हाकिम से कह रहा है कि मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरों के, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। लोकतंत्र में विपक्ष जब मजबूती से अपनी बातों को रखता है, लोकतंत्र की खूबसूरती को और बढ़ाता ही है। और सरकार हर विषय पर, हम लोग चर्चा के लिए तैयार हैं, हम लोग के पास कुछ छुपाने के लिए नहीं है। तो जिस विषय पर वो बात करना चाहें करें। राहुल गांधी, उनको बधाई देता हूं एलओपी बनने के लिए, और हम सब विपक्ष के लोग मिलकर के काम करेंगे, सत्ता पक्ष से जवाब मांगेंगे। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में पूरा इंडिया गठबंधन इकट्ठा होकर इस सदन को एक रचनात्मक तरीके से चलाने के लिए जो सरकार के ऊपर दबाव बनाना ज़रूरी है वो दबाव भी बनाएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं उनको, और मैं समझता हूं कि लोकतंत्र और संविधान की जो लड़ाई चुनाव से शुरू हुई वो और बलवती होगी और पुख्ता होगी। 15 मिनट में आप 150 सांसदों को सस्पेंड करके बिल पास कराने वाली जो परंपरा रखी थी आपने बीते लोकसभा में, उसको दरकिनार करना होगा। अब हम आपको यह भी समझाते हैं कि लोकसभा में नेता विपक्ष के पद को क्यों राहुल गांधी के लिए शक्तियों का बूस्टर डोज कहा जा रहा है, और जो बीजेपी अभी तक राहुल गांधी को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेती थी, उसे क्यों अब राहुल गांधी को सीरियसली लेना पड़ेगा। दरअसल अब राहुल गांधी नेता विपक्ष होने के नाते सीधे सरकार के कामकाज और उसकी नीतियों की समीक्षा कर पाएंगे। सरकार के जो आर्थिक फैसले होंगे उनकी समीक्षा कर सकेंगे, और सिर्फ इतना ही नहीं, जरूरत पड़ने पर अपना विरोध भी दर्ज कराएंगे और अब सीधे आधिकारिक तौर पर प्रधानमंत्री मोदी से चर्चा कर सकेंगे। नेता विपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी लोक लेखा समिति के प्रमुख बन जाएंगे, संयुक्त संसदीय समितियों का हिस्सा होंगे। इसके अलावा राहुल गांधी की संवैधानिक पदों की नियुक्ति में भूमिका रहेगी और वो कई चयन समितियों के सदस्य भी हो जाएंगे।
यानी कुल मिलाकर अब राहुल गांधी सदन में सरकार के खिलाफ विपक्ष की आवाज होंगे। विपक्ष सरकार पर लंबे वक्त से यह आरोप लगाता रहा है कि सरकार संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है और स्टीयरिंग की तरह उन्हें अपने फायदे के अनुसार घुमा रही है। लेकिन इस बार विपक्ष की यह शिकायत थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि राहुल गांधी भी अब नेता विपक्ष के तौर पर इन संवैधानिक पदों की नियुक्तियों में अपनी राय देंगे, विरोध दर्ज कराएंगे, जैसे मुख्य चुनाव आयुक्त, सीबीआई डायरेक्टर, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, मुख्य सूचना आयुक्त, लोकपाल या लोकायुक्त और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन की नियुक्ति जो कमेटी करती है, राहुल गांधी उसका हिस्सा होंगे। इन सारी नियुक्तियों में राहुल नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उसी टेबल पर बैठेंगे जहां प्रधानमंत्री मोदी और बाकी सदस्य बैठते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, नियुक्तियों से जुड़े फैसलों में प्रधानमंत्री को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से भी उनकी सहमति लेनी होगी। लेकिन नेता विपक्ष का पद मिलने के बाद सिर्फ राहुल गांधी की शक्तियों में विस्तार नहीं होगा, बल्कि सुविधाओं में भी विस्तार होगा। जैसे नेता विपक्ष राहुल गांधी को कैबिनेट मंत्री का स्तर का जो है वो रैंक मिल जाएगा। इसके अलावा उन्हें एक कैबिनेट मंत्री की तरह सरकारी सचिवालय भी में दफ्तर भी मिलेगा। साथ ही उच्च स्तरीय सुरक्षा मिलेगी। नेता प्रतिपक्ष को प्रतिमाह 3,30,000 रुपए का वेतन मिलता है। साथ ही सत्कार भत्ता भी दिया जाता है। राहुल गांधी को ये सारी सुविधाएं मिलने लगेंगी। वैसे राहुल गांधी के लिए यह पहला ऐसा मौका है जब उन्हें अपने राजनीतिक जीवन में कोई संवैधानिक पद मिला, जबकि राहुल गांधी परिवार के तीसरे ऐसे सदस्य हैं जो लोकसभा में विपक्ष के नेता की भूमिका में हैं। इससे पहले उनकी मां और मौजूदा वक्त में राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी ने अक्टूबर 1999 से फरवरी 2004 तक नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी संभाली थी, जबकि सबसे पहले राहुल गांधी के पिता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी भी दिसंबर 1989 से दिसंबर 1990 तक नेता विपक्ष रहे थे। हालांकि नेता विपक्ष की सत्ता संभाल रहे राहुल गांधी के लिए अब कई चुनौतियों का अग्निपथ तैयार है। जैसे राहुल गांधी को संसद के सत्रों की कार्रवाई में अब अपनी मौजूदगी बढ़ानी होगी, क्योंकि 17वीं लोकसभा में उनकी अटेंडेंस सिर्फ 51% थी और वो सिर्फ 8 चर्चाओं में शामिल हुए थे। इसके अलावा विपक्ष को भी एकजुट रखना उनके लिए बड़ा टास्क होगा, ताकि वो पूरी शक्ति से सरकार के खिलाफ आवाज उठा सके। राहुल गांधी के अलावा आज संसद के एक और सबसे अहम किरदार की चर्चा हो रही है और वो है ओम बिरला, जिन्हें लगातार दूसरी बार लोकसभा का स्पीकर चुन लिया गया। हालांकि कल शाम तक स्पीकर वाले इस कलेश में जितने ट्विस्ट और टर्न बताए जा रहे थे, आज संसद में पहुंचते ही वो खत्म हो गए। इंडिया गठबंधन ने ओम बिरला के विरोध में केरल से 8 बार के सांसद के सुरेश को कैंडिडेट बनाया था, लेकिन जब वोटिंग की बारी आई तो ध्वनि मत से ही प्रस्ताव पास कर दिया गया कि राजस्थान के कोटा से सांसद ओम बिरला लोकसभा के स्पीकर बने रहेंगे। स्पीकर चुने जाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी और नेता विपक्ष राहुल गांधी ने उन्हें उनके आसन तक पहुंचाया। पीएम मोदी ने उनका अभिवादन किया, लेकिन इसके बाद विपक्ष के सांसदों की ओर से लोकसभा स्पीकर के सामने एक लंबी चौड़ी डिमांड लिस्ट भी रखी गई। इस डिमांड लिस्ट के कीवर्ड्स थे विपक्ष की आवाज, निष्कासन, निलंबन, बीजेपी का एजेंडा और लोकतंत्र के रक्षक। इन सारे शब्दों का इस्तेमाल विपक्ष के नेताओं ने अपने बयानों में किया। हम आपको इस पर भी एक रील दिखाते हैं। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री ओम बिरला जी जो इस सभा के सदस्य हैं अध्यक्ष के रूप में चुना जाए। ये सदन का सौभाग्य है कि आप दूसरी बार इस आसन पर विराजमान हो रहे हैं। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। I'd like to congratulate you for your successful election, for the second time that you have been elected. I'm confident that you will allow us to represent our voice, allow us to speak, allow us to represent the voice of the people of India. अध्यक्ष महोदय, मुझे उम्मीद है कि आप जितना सत्ता पक्ष का
सम्मान करेंगे, उतना ही विपक्ष का सम्मान कर करके हमें भी अपनी बात रखने का मौका देंगे। मैं आपको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आपके चेयर है, आप संभाल रहे हैं। आप अभी बहुत अनुभवी हुए हो और मैं अपेक्षा करता हूँ संवेदना जताकर आप हमें न्याय देंगे। संविधान की रक्षा करने के लिए जब भी हम खड़े होंगे आप हमें आशीर्वाद देंगे। के द्वारा जो फैसले पिछले 5 सालों में लिए गए उसने संविधान की मर्यादा को बढ़ाने का काम किया और लोकतंत्र को और मजबूती देने का काम किया। 150 लोग जब सस्पेंड हुए तो हम सबको बहुत दुख हुआ सर। तो हमारी कोशिश रहेगी कि अगले 5 सालों में इस सस्पेंशन का आप ना सोचें, बातचीत हो सकती है। हमेशा हम डायलॉग के लिए तैयार रहते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी को आप जिंदा रखेंगे कि छोटी पार्टी चाहे होए, अकेला मेंबर चाहे होए, लेकिन लड़ाई उतनी ही तगड़ी होती है जितनी बड़ी पार्टियां लड़के, शायद उससे ज्यादा होती है। मैं मुबारकबाद देता हूं कि आप छोटी पार्टियों पर, ये ऐवान अपोजिशन और छोटी पार्टियों का भी है, हमको आप आवाज का मौका देंगे। इस हाउस का कैरेक्टर बदल चुका है सर, इस हाउस का कैरेक्टर बदल चुका है। अब बीजेपी स्टीम रोल नहीं कर पाएगी। हम आपसे मुबारकबाद देते हैं। शुक्रिया सर। आज ओम बिरला लोकसभा के स्पीकर तो बन गए, लेकिन सत्ता संभालते ही उन्होंने इमरजेंसी पर कुछ ऐसा कह दिया जिससे विपक्ष का पारा चढ़ गया। स्पीकर ओम बिरला ने सदन में इंदिरा गांधी के शासन में लगे आपातकाल की निंदा की और कहा कि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाकर अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान का अपमान किया था। इतना कहते ही विपक्ष के सांसदों ने नारेबाजी शुरू कर दी। 25 जून 1975 के उस दिन को हम हमेशा काले अध्याय के रूप में जाना जाएगा। इस दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाई और बाबा साहब अंबेडकर द्वारा निर्मित संविधान पर प्रचंड प्रहार किया था। भारत की पहचान पूरी दुनिया में लोकतंत्र की जननी के तौर पर है। पूरे देश को जेल खाना बना दिया गया। तब की तानाशाही सरकार ने मीडिया पर अनेक पाबंदियां लगा दी गई थी। न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर अंकुश लगा दिया गया था। इमरजेंसी का वह समय हमारे देश के इतिहास में अन्याय काल का एक काला खंड था। और सत्ता में अब देखते हैं कि बारिश ने अयोध्या की किस तरह धुलाई की है और वहां के ड्रेनेज सिस्टम और निर्माण की कमियों को उजागर कर दिया है। सोचिए, जब भी अयोध्या का नाम आता है आपके दिमाग में कैसे तस्वीरें आ जाती हैं। रामनगरी अयोध्या, राम धुन में मस्त अयोध्या, वो अयोध्या जहां 500 वर्षों के बाद भगवान राम का भव्य और दिव्य मंदिर बना है, जहां की सड़कों और जहां की गलियों का रूप नए निर्माण और रंग रोगन से बदल गया है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से अयोध्या की जो तस्वीर सामने आ रही है, रामनगरी का जो रूप वीडियोस के जरिए सामने आ रहा है, वो चिंतित करने वाला है। आज से सिर्फ 5 महीने पहले अयोध्या से कैसी तस्वीरें आ रही थी और आज अयोध्या में बारिश के बाद क्या हालात हो गए हैं, वो आप वीडियोस में देख सकते हैं। कल सत्ता में हमने रामपथ पर गहरे गड्ढों वाली तस्वीरें आप तक पहुंचाई थी। आज बारिश के बाद अयोध्या की हालत देखिए, वहां कई इलाकों में जल भराव देखा जा रहा है। यूपी के 15 जिलों में जोरदार बारिश हुई। इस बारिश के सामने अयोध्या का ड्रेनेज सिस्टम, वहां के सुपरफास्ट निर्माण और विकास हांफने लगा। ये तस्वीरें राम जन्मभूमि से कुछ कदमों की दूरी पर स्थित जलवानपुरा की हैं, जहां घरों में 2 से 3 फीट तक पानी भर गया। बेडरूम और किचन तक बारिश का पानी आ गया। इतना ही नहीं, हनुमानगढ़ी चौराहे के पास रामपथ पर पानी भर गया। बारिश की बूंदों से घायल अयोध्या की दूसरी स्टेटस रिपोर्ट देखिए। यह रिपोर्ट ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोलती है और बताती है कि निर्माण के वक्त इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया कि ऊंचाई पर सड़क बनेगी तो निचले इलाकों में जल भराव की दिक्कत आएगी। इसके समाधान की उचित व्यवस्था नहीं हुई। वैसे अब भी कमियों को समझ लिया जाए और समाधान पर जोर लगाया जाए तो अयोध्या की दिक्कतें दूर हो सकती हैं।
रामनगरी का जलथल कार्यालय है अयोध्या का। और देखिए जिस तरीके से यहाँ पे पानी का भराव हो गया है, तो अयोध्या में बरसात के बाद जो ड्रेनिंग सिस्टम है वो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं नाकाफी है, जिसकी वजह से जल जमाव की समस्या हो गई है। देखिए जलथल का कार्यालय जो है वहाँ पे भी पानी भर गया है। रामनगरी में बारिश के बाद एक मोहल्ले में जलवानपुरा में देखिए किस तरीके से पानी लग गया है। ये रास्ता है इस मोहल्ले के अंदर जाने का। आइए हम दिखाते हैं कि किस तरीके से लोग आ रहे हैं। देखिए ये लोग आ रहे हैं। आपका घर यहीं पे है? तो पानी भर गया है पूरा पानी भर गया, पूरा पानी भर गया। ये हमारा देख लीजिए, ये घर है, ये हमारा वो तैर रहा है, ये है। कहाँ से आए हैं आप? बंगला क्या मतलब कि कैसा व्यवस्था यहाँ का दिखाई दे रहा है आपको? ड्रेनेज व्यवस्था नहीं। क्या करेगा, हम लोग तो बहुत तकलीफ है, तो जाता ही है, ऐसा पानी है इधर। हम लोग कन्याकुमारी से आया, लेकिन तो मंदिर देखने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन इधर इतना पानी हो गया तो कैसे जा सकते हो। थोड़ा तकलीफ है, गवर्नमेंट कुछ करेगा तो थोड़ा अच्छा रहेगा। अब हम आगे आपको घरों में ले जाएंगे और जो घर के हालात है देखिए, पानी घुस गया है, सभी घर में बेड हैं, सब स्थितियां क्या है आप देखिए। इधर है ये स्थिति है, देखिए पानी भरा हुआ है पूरे घर में, लोग छतों पे रह रहे हैं। ड्रेनिंग सिस्टम आप समझ सकते हैं कि कितना पुअर है यहाँ का, कि जो इस तरीके से देखिए ये सिलेंडर है यहाँ पर, और पूरा घर में पानी घुस गया है। ये देखिए ये सिलेंडर है, तैर रहा है। फ्रिज देखिए, आपको दिखाते हैं फ्रिज, ये फ्रिज है, ये फ्रिज भी तैर रहा है। कब से आ गया आपके घर में? ये सुबह जैसे बारिश हुआ है तुरंत पानी आ गया है। उसके बाद में अभी क्या स्थिति है? ये स्थिति आप सामने देख सकते हैं, कमर बराबर पानी है यहाँ। विगत यहाँ हम लोग कई वर्षों से यही झेल रहे हैं, किसको हम लोगों ने नहीं कहा। सवाल अयोध्या में ड्रेनेज सिस्टम की प्लानिंग को लेकर उठ रहे हैं, जब देश के बड़े बड़े वास्तुविद और इंजीनियर अयोध्या को विश्व प्रसिद्ध शहर बनाने में जुटे थे, तो ऐसा क्या हुआ कि 5 महीने के अंदर सुपरफास्ट निर्माण कार्य और ड्रेनेज सिस्टम की पोल खुल गई? इस पर अयोध्या के मेयर का क्या कहना है, ये तो देखना ही चाहिए। जलावनपुरा लो लैंड में बसा हुआ है, ठीक है, और वहाँ पे हमारे नगर निगम की तरफ से लगातार पंप लगे हुए हैं तो पानी वहाँ से निकालते हैं। अयोध्या विकास प्राधिकरण वहाँ पर एक पाइपलाइन डालकर आगे चलकर उसे वहाँ पर सुतिया में रामघाट में मिलाने की एक योजना पे काम कर रहे हैं। उसमें कुछ न्यायालय से व्यवधान है, लेकिन कल हम लोगों ने कमिश्नर साहब की अध्यक्षता में बैठकर एक बैठक की है, तो एक रास्ता उसमें निकालने की बात हो रही है। तो मुझे लगता है कि हम लोग जलावनपुरा की समस्या से शीघ्र ही वहाँ के लोगों को निजात दिला देंगे। लेकिन अभी हमारे बस में जितना है, नगर निगम जो काम कर रहा है वहाँ पे हमारे पंप लगे हुए लगातार, जो लगातार वहाँ से। अयोध्या के मौजूदा हालात पर जो नजरिया है, उसके लिए जानकारियों के फ्लैशबैक में जाना होगा, ताकि आपको पता चल सके कि प्राचीन भारत के लोग अपने शहरों के ड्रेनेज सिस्टम को लेकर कितने सजग थे। एएसआई और अन्य संबंधित संगठनों की रिपोर्ट्स, देश और विदेश के शोध पत्रों और कई जगहों पर की गई खुदाई के विश्लेषण से पता चलता है कि प्राचीन अयोध्या के ड्रेनेज सिस्टम का निर्माण बहुत अच्छा था। 600 से 300 ईसा पूर्व के बीच महाजनपद काल में अयोध्या में हुए अद्भुत निर्माण और जल निकासी प्रणाली के प्रमाण मिलते हैं। गुप्त काल यानी 300 से 600 ईस्वी के बीच भी अयोध्या में सुनियोजित ड्रेनेज सिस्टम के प्रमाण मिलते हैं। प्राचीन अयोध्या में जल निकासी के लिए पत्थरों और ईंटों का उपयोग किया गया था। पूरे नगर में नालियों का नेटवर्क था। इनकी ढलान इस प्रकार बनाई गई थी कि बारिश के पानी का मैनेजमेंट आसानी से हो सके। रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती थी। अयोध्या में खुदाई के दौरान कई जगहों पर प्राचीन ड्रेनेज सिस्टम के अवशेष पाए गए हैं। ब्रिटिश काल के दौरान हुए निर्माण और सुधार कार्यों के आधिकारिक रिकॉर्ड्स ये बताते हैं कि अंग्रेजों ने अयोध्या के ड्रेनेज सिस्टम में सिविल इंजीनियरिंग की नई तकनीकों का प्रयोग किया।
उन्होंने पुरानी नालियों की मरम्मत की और पुनर्निर्माण किया। ब्रिटिश काल में अयोध्या के ड्रेनेज सिस्टम में धातु की पाइपलाइन भी उपयोग में लाई गई थी, ऐसे भी एविडेंसेस मिले। तो निचोड़ यह है कि अगर हम शताब्दियों से ड्रेनेज सिस्टम के प्रति इतने सजग थे तो आज भी किसी भी शहर को विकास के पथ पर ले जाते हुए प्राथमिकता होनी चाहिए। लेकिन अब बात करते हैं आपकी सेहत की सत्ता की, जिससे जुड़ी एक चौंकाने वाली चिंताजनक रिपोर्ट सामने आई है। कहते हैं कि फिटनेस अच्छी सेहत की कुंजी होती है। जो फिट है जीवन वही हिट है। शास्त्रों में भी पहला सुख निरोगी काया को ही कहा गया है। इसकी जानकारी आज आपको सत्ता की सेहत वाली इस कुंजी में मिलने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं उस रिपोर्ट की जो आपकी सेहत से जुड़ी है। ध्यान से देखिएगा एक एक चीज। लैंसेट ग्लोबल हेल्थ में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक भारत में वयस्क जो आबादी है उसमें आधे लोग अनफिट हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि आधी वयस्क भारतीय आबादी पर्याप्त शारीरिक गतिविधि पर WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशा निर्देशों को पूरा नहीं करती है। हो सकता है अभी तक आपको इस रिपोर्ट की गंभीरता का अंदाजा नहीं लग रहा हो। यह कैसे चिंता बढ़ाने वाली रिपोर्ट है, इसकी भी हम चर्चा आगे करेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक भारत की वयस्क आबादी में 57% महिलाएं अनफिट हैं, जबकि 42% पुरुष अनफिट हैं। मतलब यह कि WHO के निर्देशानुसार फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं। इस रिपोर्ट की सबसे गंभीर बात यह भी है कि भारतीय वयस्कों में कम शारीरिक गतिविधि का प्रचलन साल 2000 में 22.3% था, जो तेजी से बढ़कर 22 सालों में 2000 की बात कर रहे हैं और अब 2022 में यह 49.4% हो गया है, ऑलमोस्ट 50%। इस रफ्तार से भारत की वयस्क आबादी का 60% हिस्सा 2030 तक अनफिट हो जाएगा। सोचिए सर, सत्ता के कई न्यूज मित्रों के मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि क्या वो WHO के हिसाब से फिट हैं? शारीरिक गतिविधि को लेकर WHO का पैमाना क्या? तो पेपर और पेन उठाइए और WHO के इन दिशा निर्देशों को नोट कीजिए। ध्यान से देखिएगा एक एक चीज। WHO के अनुसार सभी वयस्कों को सप्ताह में 150 से 300 मिनट की मध्यम एरोबिक गतिविधि करनी चाहिए। मतलब अगर आप सप्ताह में 150 मिनट से कम देर तक सामान्य व्यायाम करते हैं तो आपका फिट रहना मुश्किल है। इसे अपर्याप्त शारीरिक गतिविधि में माना गया है। वहीं एक वयस्क को सप्ताह में कम से कम 75 मिनट रिगरस तेज गतिविधि वाला व्यायाम करना चाहिए। मतलब इससे कम कसरत आप करते हैं तो शारीरिक निष्क्रियता वाली श्रेणी में आ सकते हैं। इस रिपोर्ट में एक शब्द की चर्चा बार बार हो रही है, वो है इनसफिशिएंट फिजिकल एक्टिविटी, यानी अपर्याप्त शारीरिक गतिविधि। आपको बता दें कि भारत दुनिया में के 195 देशों में से इस मामले में 12वें स्थान पर है। साल 2022 तक दुनिया भर में 1/3 लगभग 31% वयस्क जो थे अपर्याप्त शारीरिक गतिविधि के दायरे में थे। मतलब WHO के पैमाने में फेल थे। इसकी कई वजह हो सकती हैं। काम के पैटर्न में बदलाव, जैसे दफ्तर में ज्यादा देर तक लगातार बैठे हुए काम करना, ज्यादातर व्यस्त रहना, पैदल कम चलना, पर्यावरण में बदलाव को भी एक वजह माना गया है। अब सवाल है, इससे नुकसान क्या हो सकता है? कैसे यह आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है? अब इसे भी समझिए। देखिए क्या है, WHO के मुताबिक इनसफिशिएंट फिजिकल एक्टिविटी की वजह से दिल का दौरा पड़ने का खतरा रहता है, स्ट्रोक की समस्या हो सकती है, टाइप 2 डायबिटीज का खतरा रहता है। इसके अलावा कैंसर और डिमेंशिया जैसी बीमारियों का भी खतरा रहता है। इस चिंताजनक रिपोर्ट पर हमने देश के बड़े बड़े डॉक्टर से बातचीत की और यह जानने की कोशिश की कि इसका उपचार क्या है। ध्यान से देखें। ये वाली रिपोर्ट खासतौर से बड़ी चिंताजनक है, जिसमें हम 12वें स्थान पर हैं और WHO के क्राइटेरिया को हम प्रतिपादित नहीं करते हैं, मीट आउट नहीं करते। हमारे यहाँ क्या है ना, एक सफ़ेद चीज़ें होती हैं 2-3, नमक होता है, मैदा होता है और शुगर होती है। हम इन 3 के रसियाँ हैं और बच्चे जो हैं रेस्ट करने के रसियाँ हैं। मैं आजकल ये वाला कार्टून दिखाता हूँ। ये जो कार्टून है इसका नाम है सोफासन, ये मैंने रखा है। मतलब इनएक्टिविटी का ये एक्सट्रीम फॉर्म है।
और बच्चे इसके शिकार हो रहे हैं। फैट का बढ़ना शरीर में, खून में जो है कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, शुगर का बढ़ना, मेटाबॉलिक डिजीजेस का होना, वेट का बढ़ना और साथ साथ इससे संबंधित सडन कार्डियक डेथ का बढ़ना। और ये इनएक्टिविटी कोविड के बाद से बढ़ गई है। 7% लोगों में मोटापा और करीब इतने % लोगों में शुगर बढ़ गई है, डायबिटीज बढ़ गई है। एक संदेश है कि हम अपने कॉलेज गोइंग बच्चों का कोलेस्ट्रॉल टेस्ट करें, उनको व्यायाम के लिए प्रेरित करें और उनको जल्दी उठना और जल्दी सोने के लिए प्रेरित करें, उनको जंक फूड से बचने के लिए प्रेरित करें। नहीं तो आधी से ज़्यादा आबादी आगे आने वाले 2030 तक बहुत खतरे के जोन में पहुंच जाएगी। ये भी इस स्टडी में कहा गया है, इसकी तरफ इशारा किया गया है। 100 बातों की एक बात यह है कि आज के दौर में रील लाइफ से थोड़ा रियल लाइफ की तरफ आएं, स्क्रीन टाइम कम करें और थोड़ी कसरत करें। इनसफिशिएंट फिजिकल एक्टिविटी का मतलब है निष्क्रियता। अगर हिंदुस्तान की बात करें तो जब भी अनफिट वाली रिपोर्ट आती है, फिटनेस का जब भी जिक्र होता है तो सबसे पहले मोटापे की बात होती है, क्योंकि अब ये आम समस्या हो गई है। आपके दफ्तर में, आपके आसपास, हर जगह मोटापे के शिकार लोग आपको मिलेंगे। डॉक्टर्स का भी मानना है कि मोटापा किसी बीमारी की शुरुआत होती है, सेंट्रल ओबेसिटी जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, या फिर ये बीमारी का पहला स्टेज भी कह सकते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में हर 8 में से 1 इंसान मोटापे का शिकार है। अमेरिका और चीन के बाद भारत में सबसे अधिक लोग मोटापे के रोगी हैं। भारत में लगभग 8 करोड़ लोग मोटे हैं, जिनमें 1 करोड़ लोग 5 से 19 वर्ष की आयु के हैं। भारत की 70% शहरी आबादी मोटापे की शिकार है। भारत में मोटापे की दर 1990 से 2022 के बीच 4 गुना बढ़ गई। बड़ी संख्या में भारत के लोग दिन भर निष्क्रिय बैठे रहते हैं, कोई वर्कआउट नहीं करते, सिर्फ अपना अंगूठा हिलाते रहते हैं। आप समझिए, वो भी रील स्वाइप करते रहते हैं। आप इसे रील वर्कआउट या रील वॉक भी कह सकते हैं। हमने इसका मजेदार गणित भी निकाला है जो आपको यह बताएगा कि दिन भर निष्क्रिय रहने वाले भारतीय लोग किस तरह 18 मीटर का रील वर्कआउट करके व्यायाम से छुट्टी पा लेते हैं। मान लीजिए कि एक व्यक्ति लगातार 3 घंटे तक 30-30 सेकंड की रील देख रहा है और हर एक रील के बाद उसे अगली रील पर जाने के लिए स्वाइप करना पड़ता है। तो एक स्वाइप में अंगूठा औसतन 5 सेंटीमीटर की दूरी तय करेगा। 3 घंटे में 10,800 सेकंड होते हैं। अगर हर रील 30 सेकंड की है तो 3 घंटे में कुल मिलाकर 360 रील देखेगा और हर रील के बाद उसे एक स्वाइप की आवश्यकता होगी। इस तरह 3 घंटे में वो व्यक्ति अपने अंगूठे से 18 मीटर की दूरी स्वाइप कर लेगा। ये कैलकुलेशन हमने आपको जागरूक करने के लिए की है। आमतौर पर लैंसेट की रिपोर्ट जैसे विषय लोगों को बोरिंग लगते हैं और वो इन्हें अपनी सेहत की तरह नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन एक बार ध्यान देंगे तो आपको एहसास होगा कि शारीरिक गतिविधि और व्यायाम स्वास्थ्य के लिए कितना जरूरी है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप 10 सेकंड से ज्यादा लंबी लीड रखें। इसका मतलब ये है कि आप रियल लाइफ में आए और थोड़ा फिट रहें। और मुझे भी फिट रहने की अब इजाजत दीजिए, क्योंकि हूटर बज चुका है। नमस्कार, मैं भी यहां से चलता हूं।